लेना है, वी कैन हैव एनी मेटल ओवर देयर, ये मेटल सरफेस कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कौन सा बेटर है। हाँ, बेटर की बात करेंगे तो मेटल वो बेटर होगा जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मींस ग्रुप 1 ग्रुप 2 की जो डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स है वो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेनली सीजियम यूज होता है, ठीक है, मोस्टली सीजियम यूज होता है। होने को तो कुछ भी कर सकते हैं, बस ये जो एनर्जी लगेगी फॉलिंग रेडिएशन की वो ज्यादा लगेगी। सर ओके सर ये जो पीईई है, फोटो इलेक्ट्रिक क्या करंट, सर उसके लिए उसको हमें सर्किट में ही करना पड़ेगा या फिर वो ऐसे ही होता है, मतलब एटम पे फोटॉन्स गिरे तब? फोटॉन्स फॉल हुए, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुए, यहां पे मूव हुए, सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट आया। अभी क्लियर है? यस सर। सर अगर सर्किट नहीं होगा तो होगा क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर्किट कहां से होगा, यहां से वायर कट कर दें। सर्किट नहीं होगा तो बेसिकली सर्किट यदि कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कभी नहीं होगा। हाँ, बट अब तुम बोलोगे कि सर्किट यहाँ पे कंप्लीट नहीं, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, वैक्यूम में भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए वी डू नॉट नीड एनी मीडियम। यहाँ पे वो इजेक्ट हो रहे हैं तो खुद मूव हो रहे हैं, जैसा कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में हुआ। बस दोनों के रीजन अलग अलग हैं। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे वो हुए थे बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ फोटो। दोनों का रीजन अलग अलग। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम लगाया जाता है, और वो भी नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए, वो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाए बजाय डाइवर्ट हो, राइट। सर वो ग्लास ट्यूब है ना, ग्लास ट्यूब में हमने हमने उसे प्लेस किया है ना? एवरीथिंग इज सिमिलर एज ऑफ दैट कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, राइट। चलो आर्यन पाठक, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पढ़ो जल्दी से। आर्यन पाठक, आई एम वेटिंग फॉर सर यू। मैं पढ़ूँ? Yes, sir. Electron can be ejected only when frequency of falling photon has some minimum value or has some minimum energy which is required to overcome force of attraction between nucleus and electron, and this energy is called ionization energy or threshold energy or work function. ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एटम से मेटल सरफेस में एटम है, एटम पे इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है। ये इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा जब एक मिनिमम एनर्जी यहाँ पे फॉल होगी जो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव कर सके। और हमने तो पूरा का पूरा बोर्स मॉडल कर लिया, उसमें हमें पता है इलेक्ट्रॉन को जो गिवन ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट आउट ऑफ द एटम लेके जाती वो आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? क्वेश्चन आता है क्या सर हम इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बोर्स थ्योरी से कैलकुलेट कर सकते हैं? We cannot calculate to Bohr's theory because Bohr's theory is applicable for single electron. यहाँ पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सीजियम 37 इलेक्ट्रॉन, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एटम। बट हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी इनका भी डिफाइन होगा। क्लियर? तो जो इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से इनफाइनाइट मतलब एटम के बाहर लेके जा सके, वो एनर्जी मिनिमम उतना एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन, क्लियर? All terms are same. Separation energy, ionization potential, सारे terms same. क्या? ये जो वैल्यू है, let's say, for example, ये है 7 यूनिट, तो मिनिमम 7 यूनिट हमें सप्लाई करना पड़ेगा उसे बाहर लाने में। If you are supplying 15 unit of energy, 7 unit is utilized to take electron out of the atom. Out of 15, plus remaining will convert into kinetic energy. बचा हुआ कहाँ जाएगा? Kinetic energy में convert हो जाएगा। तो 7 यूनिट बाहर लाने में और 8 यूनिट काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया मैक्स, के मैक्स, ये मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। क्या सर इससे कम भी हो सकती है? से जो मैं के मैक्स लिखा है तो मैक्सिमम होगी। यस, वी कैन हैव लेसर एनर्जी देन दिस आल्सो। वो क्यों कम होगी? ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटम ऑन मेटल सरफेस, सेकंड लेयर ऑफ एटम, थर्ड लेयर ऑफ एटम। फोटोन बजाय फर्स्ट एटम पे फॉल होने के बजाय लेट से वो थर्ड एटम पे फॉल हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इससे कोलाइड हुआ, इससे कोलाइड हुआ, फिर बाहर आया। तो जब वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ रहा है, बाहर आने में वो दूसरे एटम से भी कोलाइड हो गया, देन इट कैन लूज सम एनर्जी।
वो एनर्जी कुछ लूज कर सकता है, उस सिनारियो में के मैक्स नहीं होगा, इससे कम होगा। सर मिनिमम क्या होगा, उसने कोलिजन होते होते सारा लूज कर दिया, मिनिमम 0, मैक्सिमम गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्या इतना क्लियर है अभी? यस सर। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो। सर एक डाउट था। हाँ, सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था सर, उसमें आपने बोला था कि ये पक्का नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उतने काइनेटिक एनर्जी में, तो सर हाँ। वो एनर्जी कहाँ जाता है? नहीं देखो, वो ऐसा क्वेश्चन था एग्जैक्टली, मैं सबको क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ये था, इफ एनर्जी सप्लाइड इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन देन एनर्जी E माइनस W, ये तो हो गया Ke मैक्स का फॉर्म। क्लियर? सो एनर्जी सप्लाइड इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी, और उसमें ये दिया था if we supply energy which is greater than work function then electron may come out of the atom with this kinetic energy or less than this one. तो Ke मैक्सिमम इतना है, या तो इस काइनेटिक एनर्जी से आएगा, इससे कम आएगा, करेक्ट है। बट उसमें एक सेंटेंस में ये ऐड हुआ था, इट मे कम आउट ऑफ द सरफेस। यस, ये भी करेक्ट हो सकता है, वो ना भी आए। क्यों नहीं आएगा? मे लेट्स से आई एम सिटिंग ऑन द 7th बेंच, 7th रो और इन अ क्लासरूम में मुझे किसी ने एनर्जी सप्लाई किया, मैं उस बेंच से इजेक्ट हुआ, मैं जाके 6th पे कोलाइड हुआ, 5th पे कोलाइड हुआ, 4 पे कोलाइड हुआ, पता चला 4 से 3rd तक जाते आते मैंने सारा एनर्जी लूज कर दिया, अपना काइनेटिक एनर्जी। अब मेरा काइनेटिक एनर्जी 0, मैं मेटल सरफेस से बाहर आ पा रहा हूं क्या? क्या मैं रूम के बाहर जा पा रहा हूं? क्या मैं फर्स्ट बेंच के आगे जा पा रहा हूं? नो सर। समझ में आया विवेक अभी? इट मे कम आउट ऑफ द सरफेस विद दिस एनर्जी और लेस देन दिस एनर्जी। गॉट इट? यस सर। चलो सेकंड पॉइंट, करूँ सर रेड? E naught or phi is equals to HU frequency naught is equals to HC by lambda naught. E naught is equals to threshold energy, minimum energy to have PEE. Frequency naught is equals to threshold frequency, minimum frequency to have photoelectric effect. Lambda naught is equals to threshold wavelength is equals to maximum wavelength to have PEE. ओके, सेकंड पॉइंट ये है, जो मिनिमम एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में लग रहा है, लेट्स से वो मिनिमम एनर्जी E naught, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन एंड मतलब ये सब कुछ सेम ही है। वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में लग रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, आयनाइजेशन, बाइंडिंग, वर्क फंक्शन सब सेम होते हैं। तो इतना मिनिमम एनर्जी लगेगा। अब ये एनर्जी कौन सप्लाई करेगा? फोटोन। सो फोटोन का एनर्जी HU naught। सो वो म्यू नॉट, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इस मिनिमम एनर्जी को सप्लाई कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड मतलब वो लिमिटिंग केस, उससे कम पे नहीं होगा, उससे ज्यादा पे होगा। सो मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, minimum frequency, threshold frequency required to have photoelectric effect, required to eject the electron, hc by lambda naught। अब ये lambda naught आ गया है, ये मिनिमम, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इट इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इससे कम वेवलेंथ होगा तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हमारा जो फॉलिंग एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू E naught, threshold frequency should be greater than equal to mu naught and phase lambda should be equal to less than equal to lambda naught। तो फॉलिंग एनर्जी, फॉलिंग फ्रीक्वेंसी इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ इससे कम होना चाहिए, और इक्वल हो गया तो क्या होगा? हमने एनर्जी जितना सप्लाई किया उतना ही वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाएगा विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। क्या सेकंड पॉइंट सभी को क्लियर है अभी? यस सर। Yes sir. चलो अर्चिता थर्ड पॉइंट पढ़ो। अर्चिता। Yes, sir. One electron can absorb one photon only and vice versa. One electron can absorb one photon only. So एक इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा वर्क फंक्शन है 7 यूनिट।
क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं, एक 4 यूनिट का फोटोन सप्लाई किया, दूसरा 4 यूनिट का सप्लाई किया, टोटल एनर्जी तो 8 यूनिट हो गया, अब ये 8 यूनिट 7 यूनिट वाले को इजेक्ट कर देगा? ऐसा फिजिबल नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, जिसने एब्जॉर्ब किया, as soon as it absorb the photon it has to go out of the atom. जैसे उसने एब्जॉर्ब किया, वो एटम के बाहर से जाना कंपलसरी, क्लियर? तो उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो सेकंड फोटोन भी एब्जॉर्ब कर ले। और हमने तो पूरा एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखा है, सेकंड इतना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट जब होगा, जैसे ही वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, या तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा या एटम के बाहर जाएगा। क्या एक्साइटेड स्टेट में फर्दर वो दूसरा फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है क्या? क्या No, हमने sir. पढ़ा है? No, Excited sir. state में No. उसका टाइम लाइफ टाइम 10 to the power -8 सेकंड होता है, which is very very less। पढ़ा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इज दैट ओके दिस पॉइंट? क्या किसी को डाउट इसमें? No, sir. नेक्स्ट पॉइंट, अर्चिता कंटिन्यू। Supplied energy is used to take electron out of the atom and the remaining part of it converts into kinetic energy of the ejected electron. E is equal to E naught plus kinetic energy max. H nu is equal to H nu naught plus मैं देखता हूँ, ठीक है अर्चिता। देखो, ये जो पॉइंट है, इसमें ये कहा गया है, जो हमने एनर्जी सप्लाई की वो ई एनर्जी सप्लाई की, इसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में यूज आया, बचा हुआ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब इसके डिफरेंट फॉर्म देख लेते हैं, एक ही मैथमेटिकल रिलेशन जो हमें अच्छे से समझना है, इस पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल बनने वाला है। ई को एच न्यू लिख सकते हैं, ई नॉट को एच न्यू नॉट के ई मैक्स, एच न्यू इसको लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। So these are the different forms of the same formula. E h nu h c by lambda, E naught h nu naught h c by lambda naught, K E max as it is half m v square। कहीं क्या इतना क्लियर है इस फॉर्मूले में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आयुष, any one of the Ayush read next point। Waiting for Ayush, come on, जल्दी। दोनों आयुष, कोई भी नहीं बोल रहा है। चलो गोपाल, गोपाल यादव, बोलो यार, चुप मत बैठो। तुम्हें लगता है सर नहीं लिखा है, सर अभी मैंने नहीं लिखा, तब बोलो, मुझे पता है 10-15 बच्चों ने नहीं लिखा, बट बोलते रहो कुछ कुछ। लाइक हम क्लास में बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, नहीं आता तो मना बोलो। चलो, Kinetic energy max of ejected electron depends only on frequency of falling radiation. It is independent of its intensity, number of falling photon per unit time per unit area. नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ दो। Photoelectric current depend on only intensity of falling radiation. It is independent of its frequency. देखो, ये दोनों पॉइंट थोड़े से समझने वाले हैं, मुझे पता है बच्चों ने लिखा भी होगा, लेक्चर देखा होगा, शायद एक बार में नहीं समझ में आया, मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है फ्रीक्वेंसी, जो एक फोटोन की एनर्जी डिसाइड करता है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच न्यू, क्लियर? जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी एक फोटोन का, क्लियर? अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे दो फोटोन्स फॉल कर रहे थे, लेट से दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं सरफेस से, इसके फ्रीक्वेंसी को तुमने डबल कर दिया। इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी then definitely we have this formula, kinetic energy is h nu minus work function। तुमने न्यू बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ये तो हमें समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ जो सप्लाइड एनर्जी वो बढ़ रही है। सेकंड एक टर्म होता है इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटोन।
Intensity of falling photon means how many photons are falling per unit area per unit time. Let's say here 2 photons are falling. If you increase the intensity by 2 times, now 4 photons will fall. 4 photons fall on this surface. पहले 2 फोटोन फॉल हो रहे थे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हमने इंटेंसिटी को डबल किया फॉलिंग फोटोन की, मतलब वो 4 फोटोन फॉल हो। क्लियर? We are not changing the frequency, we are increasing the intensity of falling photon. क्या लगता है पहले 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे 2 की बजाय? एक ही होगा सर। 4 इजेक्ट होंगे। पहले 2 इजेक्ट हो रहे थे, 2 फोटोन फॉल हो रहे थे, अब 4 फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, 4 इजेक्ट हो रहे हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं, मतलब चार्ज जो सर्किट में जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है। इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, which is the rate of flow of charge. Clear? So if you are increasing the intensity, यदि मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, if you are increasing the intensity means photo electric current increases in the circuit. फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितने चार्ज फ्लो हो रहा है, जितने ज्यादा फोटॉन्स फॉल होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं आता हूं काइनेटिक एनर्जी। हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया है, क्लियर? फ्रीक्वेंसी अभी भी उतनी है। तुमने जो फ्रीक्वेंसी को सेम रखा, फ्रीक्वेंसी को सेम रखकर जो नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स थे उसको डबल किया था, क्लियर? उससे ये चेंज हुआ, क्या इस इलेक्ट्रॉन को, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था जो एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या उसको इससे फर्क पड़ेगा? वहां पे 2 फोटोन फॉल हो रहे हैं, चाहे 4 हो रहे हैं, चाहे 4000 हो रहे हैं, क्या उसकी एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? क्या इसने एक फोटोन की जगह कोई दूसरा फोटोन भी एब्जॉर्ब किया है क्या? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, एक फोटोन मुझ पे फॉल हुआ, मैंने एब्जॉर्ब किया, मैं बाहर आ गया। अब दूसरे एटम पे 10 फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, 10,000 हो रहे हैं, 10 लाख हो रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इंटेंसिटी कितनी भी कर दो, मुझे तो एक फोटोन एब्जॉर्ब करना है। इफ आई एम एब्जॉर्बिंग ओनली वन फोटोन, देन my energy after the ejection will depends only on energy of the falling photon. So if you are not changing the frequency, kinetic energy will not change. Kinetic energy is proportional to frequency. Kinetic energy is independent of this. Their photoelectric current is independent of frequency. तो photoelectric current इस पे डिपेंडेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं। ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट। आया समझ में? यस सर। यही पॉइंट लिखा है वहां पर। सर एक डाउट है। यस सर अगर हमने मेटल में एकदम स्मॉल मेटल लिया और उसके ऊपर ज्यादा फोटोन फॉल किए, इतने फोटोन फॉल किए कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है, जो मतलब एटम है, जो मेटल हमने यूज किया है, उसके इलेक्ट्रॉन और उसके सेम फ्रीक्वेंसी के प्रोटॉन हमने कॉल किए, तो एक ही टाइम में सर सब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। देखो, मुझे तुम्हारा डाउट एग्जैक्ट 100% तो समझ में नहीं आया, बट स्टिल मैं एक बार बोलता हूँ। तुम्हारा डाउट ये है कि सर एक एटम है, हमने इस पे दूसरा फोटोन भी कॉल किया, तीसरा भी किया, तो सारे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएंगे। एक्चुअली पता है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का एनर्जी है वो कुछ रिक्वायर्ड है। सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगता है बहुत ज्यादा लगता है फर्स्ट के कंपैरिजन। क्यों? मैं इसका रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास सोडियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 281। तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, Na+ बन गया 28। क्या ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है 28? यस सर। क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इजीली इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो सकता है क्या? No. नो सर। नो सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं होता है सोडियम में से, राइट? यस सर। तो इसलिए वो जो तुम्हारा डाउट ये था सर बहुत सारे फोटोन एक ही एटम में से इजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा ही नहीं, अलग अलग एटम से इजेक्ट होंगे। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं यहाँ पर। ये मैंने बताया ना 4 फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, रफली पता है 10⁻⁶ फोटॉन्स जब फॉल होते हैं तब जाके कहीं एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक होते हैं। तुमने ये पढ़ा है एटम में बहुत सारी स्पेस एम्प्टी, यस सर। इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे एटम के कंपैरिजन में। तो जब इतने रफली फोटॉन्स फॉल होंगे ना, तब जाके वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को इजेक्ट करवा पाते हैं। इसे बोला जाता है फोटोन यील्ड। 10⁻⁶ के ऑर्डर में होती है फोटोन यील्ड। मतलब यहाँ तो बहुत सिंपल वे में मैंने समझाने के लिए कर दिया, 2 से 4 हुए तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए,
बेसिकली तुम 10 लाख इलेक्ट्रॉन पास करोगे तब जाके एक दो फोटोन कहीं इंजेक्ट हो, राइट? यस सर। अब क्वेश्चन आ सकते हैं फोटोन लाएंगे कहां से? बेसिकली फोटोन्स एनर्जी है और यदि तुम उस पर रेडिएशन कंटिन्यूसली फॉल कर रहे हो तो मतलब बहुत सारे, मतलब वी कैन नॉट इमेजिन देयर नंबर, कितने फोटोन्स एक साथ फॉल हो रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सर उसके बाद ग्राफ से। ग्राफ है तो ग्राफ समझा देता हूं मैं। क्या हमने ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है कहीं अब तक या नहीं पढ़ा है? तुमने पढ़ा नो है? सर। No, sir. Y No, equal to sir. mx plus c? No, sir. ठीक है, वो वीडियो लेक्चर में था क्या ग्राफ? यस सर, ग्राफ थे पर। मतलब मैथमेटिकल sir. ग्राफ है जी उसमें? हाँ, 2 थे सर। यस सर, बना भी दिए वो नोटबुक में। Y equal to mx plus c. If you are taking y along this axis, x along this axis, whenever you get such kind of equation, we call it equation of straight line. Clear? Equation of straight line. And again दो होती हैं, एक होती है y equal to mx, एक होता है y equal to mx plus c. You have individual chapter in mathematics. Straight line एक चैप्टर है, बहुत डिटेल में करना है, थोड़ा सा यूज है केमिस्ट्री में। This is the straight line passing through origin, जो origin से पास हो। Clear? This is the straight line which is not passing through origin. इसमें एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ रहा है। जब तुम x को 0 रखोगे तो y 0 नहीं होगा, y होगा c. When you put x equal to 0, y equal to 0. तो origin से पास होती है, origin से पास नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है सर इसमें m और c क्या है? c y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मींस when x is 0, when you put x equal to 0, y equal to c. मतलब c को वो कहां पे टच कर रहा है। क्लियर? तो कुछ ऐसा लाइन हो सकता है। What is m? If the angle of this straight line is theta with the positive direction of x-axis, then m is tan theta. Slope. No. क्लियर? अब हमारा वाला केस देख लेते हैं। हमने के मैक्स को लिया y एक्सिस के अलोंग और क्या था यहाँ पे h न्यू माइनस h न्यू नॉट। इसको ले लिया x एक्सिस के अलोंग, इसको ले लिया y एक्सिस के अलोंग। y m x प्लस c मतलब माइनस h न्यू नॉट। क्लियर? तो y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन आ गया। मुझे बताओ यहाँ पर स्लोप कितना है? h मैच कर रहा है m, ये y, ये m, ये c पूरा। स्लोप है h। क्लियर? y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? यहाँ माइनस h न्यू नॉट नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ पे टच करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ग्राफ ऐसा होगा। ये थीटा tan थीटा will be h स्लोप। यहाँ पर ke max, यहाँ पर frequency of falling photon. So as you increase the frequency of falling photon, ke max is increasing. Now the question is, सर ये आपने डैश लाइन क्यों बनाया है यहाँ पर, सॉलिड लाइन क्यों नहीं बनाया? बेसिकली मैथमेटिकली ये करेक्ट है, और भी पीछे तक जा सकते हो मैथमेटिकली, बट प्रैक्टिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा जब उसका काइनेटिक मतलब हम उस एक मिनिमम एनर्जी फॉल करेंगे। इफ यू आर फॉलिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दिस, देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट ऑन द सरफेस। इससे कम, एक फ्रीक्वेंसी से कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। अच्छा, वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है जिससे कम पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है? दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्या नाम है? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड Threshold फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? फाई। न्यू नॉट। न्यू नॉट। न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये वाला पॉइंट बता दो, ये वाला पॉइंट क्या होगा जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है? माइनस थीटा। माइनस थीटा नहीं, फाई। माइनस h नॉट और माइनस फाई, यही है ना y इंटरसेप्ट? माइनस h नॉट और माइनस वर्क फंक्शन। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। सर हाँ सर ये ग्राफ नहीं थे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और हाँ दो Sir, यही था। फोटो इलेक्ट्रिक। ये ग्राफ दोनों वीडियो में नहीं थे? नहीं सर, नहीं यही थे। सर। नहीं सर। वाले थे।
मे भी पॉसिबल कि Intensity. मैंने उनको बाद में कराए होंगे, फिर ये हो सकता है। तो तुम अच्छी बात है, तुम लिख लो फिर, अभी मैं करा देता हूँ अच्छे से इसको, राइट? मतलब अच्छे से कराया है, इसमें बेकार कुछ भी नहीं कराया है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तुम ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लो। तुम्हें सर अच्छा उसमें ये वो था ग्राफ कि दिए एक मिनट, y इक्वल टू mx प्लस c वाला ग्राफ था या नहीं था? नहीं नहीं था। था नहीं सर। सर, Physics में sir. नहीं था। ठीक और है, वो इंटेंसिटी तो का था। Sir, तो when मैं frequency आपको increases, P does not change, and when P increases, frequency does not change. वो वाले थे। अच्छा, तो मैं भी पॉसिबल उन्हें कहीं आगे पीछे कुछ करा दिया होगा, मुझे भी नहीं ध्यान है कि क्या कराया था मैं। चलो तुम लिखो लेक्चर नोट्स में। मैं तुम्हें ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, हाउ स्लोप इज tan थीटा, हाउ m इज tan थीटा। चलो कहीं पे भी एक जस्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। क्या ये इक्विलेट, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस यस सर। सर। यस सर। यस। ये वाला पार्ट x हो गया, ये वाला पार्ट y हो गया, राइट? यस सर। इसका ये y, इस पॉइंट पे xy कितना है, ये y, ये x। क्या हम ये बोल सकते हैं tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज y by x? यस सर। तो tan थीटा Yes, y by sir. x। यहाँ पर m बता दो क्या है, क्या m y by x है? m is y थीटा upon m। x, तो m is y upon x, तो वही हमने लिखा है। इज दैट ओके? यस सर। समझ में आया? tan थीटा स्लोप m कैसे बोला है? स्लोप मतलब थीटा जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्लोप, थीटा जितना कम उतना कम स्लोप। मतलब वो कितना टिल्टेड है ये लाइन x एक्सिस के कंपैरिजन में, जीरो स्लोप, क्लियर, पूरा हॉरिजॉन्टल, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, क्लियर, स्लोप बढ़ रहा है अब वर्टिकल, इसे बोला जाता है इनफाइनाइट स्लोप। 1090 इज इंफिनिटी। समझ में आया? तो m का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा? एनीवन? बोलो What, m sir? का वैल्यू कहां से 0 से लेके 1. Zero से infinite. infinity. Zero Zero to माइनस infinity. इंफिनिटी टू इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यार ये हमारा था जीरो स्लोप, ये हो गया इंफिनिटी। अभी हम इस डायरेक्शन में तो गए नहीं, अब जब तुम नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस भी होगा, क्योंकि वो स्लोप थीटा नेगेटिव काउंट होगा। क्लियर? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सर y इक्वल टू mx ऐसा लाइन क्यों आया? चलो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। y इक्वल टू 2x, x को 0 रखो, y 0, x को 1 रखो, y 2, x को 2 रखा, y 4। अब हमने क्या किया, 0 0 पे ये पॉइंट ले लिया, x0 y0, x1 y2, सो x1 y2, x2 y4। जब तुम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। मतलब कोई भी एक एग्जांपल, यू कैन टेक m, एनीथिंग, m इज सम कांस्टेंट, क्लियर? सो 2 3 4 नेगेटिव जैसा भी लेना है, और व्हेन यू पुट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। सो डिफरेंट x के लिए डिफरेंट जो y मिलेंगे उन्हें ज्वाइन करोगे, जैसा हम ग्राफ बचपन से ड्रॉ करते हैं। क्या इतना पढ़ा है हमने 10th में? डिफरेंट x और y के लिए डॉट डॉट बनाया, हमने कर्व को कनेक्ट किया, Yes, sir. Yes, Yes, sir. right? y equal to mx plus c, this is the straight line not passing through origin.
C and M both are constant 1, 2, 3, 4, 0.5, 0.3 माइनस में कुछ नंबर्स होंगे that may be fractional negative also, but कुछ नंबर्स होंगे कांस्टेंट होंगे. y इंटरसेप्ट C जहां पे लाइन y एक्सिस को टच करती है उसे y इंटरसेप्ट. सर क्या ऐसा x इंटरसेप्ट भी होता है? यस, जहां पे x एक्सिस को टच किया वो x इंटरसेप्ट, जहां पे y को कट किया y इंटरसेप्ट, राइट. y इंटरसेप्ट कब डिफाइन होगा? जब x 0, when you put x equal to 0 y equal to c. x इंटरसेप्ट कब डिफाइन होगा? जब y 0 होगा, जब जहां x एक्सिस पर y 0, y एक्सिस पर x 0. इतना बेसिक नॉलेज है हमें. पूरे y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है. यस सर. यस सर. Yes, sir. इसका भी यदि मैं कोई एग्जांपल लूं, y equal to 3x plus 1. क्लियर? चलो x और y के डिफरेंट वैल्यू रखते हैं. x 0, y is 1, x is 1, y is 4, x is 2, y is 7. जब तुम इन्हें रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ लाइन ऐसा मिल जाए. ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है. जब x 0 है तो y 0 नहीं आया, राइट? यस सर. सर. Yes. सर. हाँ सुनो, बोलो. सर वो C हमेशा ये रहेगा क्या कांस्टेंट 1? नहीं नहीं, वो कांस्टेंट तो चेंज होता रहेगा. यदि वो c हमेशा 1 रहता तो मैं यहाँ 1 ही नहीं लिख देता. मैं c क्यों लिखता? एक वेरिएबल है, बट वो वेरिएबल देखो, तुम बोलोगे सर ये y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन, सर यहाँ y 2 रहेगा क्या? तो मेरा आंसर होगा y तो खुद हमें y का वेरिएशन देखना है. क्लियर? अब किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए m और c अपनी गिवन वैल्यू होंगे, तो अलग-अलग स्ट्रेट लाइन के लिए m और c चेंज हो सकते हैं. क्लियर? बट एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, इस स्ट्रेट लाइन के लिए m3 c1. You can take any number minus infinity to plus infinity, any number over here. क्लियर? दोनों में से जो भी Yes, नंबर sir. लेना चाहो ले सकते हो. यस सर. मुझे लगा कि वो आपने लिखा है ना कांस्टेंट सेम नंबर 1 लिखा है आपने, इसीलिए लगा. कांस्टेंट मतलब सम नंबर, कांस्टेंट मतलब फॉर अ गिवन वैल्यू. दे आर नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट? चलो अब हम लेते हैं हमारा इक्वेशन k max h nu माइनस वर्क फंक्शन. k max को हम ले रहे हैं y एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं x एक्सिस पर. जब भी हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें कैसे पता कि वो स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, किस टाइप का कर्व होगा? इस इक्वेशन में जिसको y एक्सिस पे लिया है उसे y लिख दो, जिसको x एक्सिस पे लिया है उसे x लिख दो. सो y इक्वल टू hx माइनस 5. ये हो गया स्लोप, ये हो गया y इंटरसेप्ट c. सो अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस y इक्वल टू mx प्लस c. तो यहाँ पे हमें दो कांस्टेंट चाहिए था, तो h कांस्टेंट और वर्क फंक्शन भी हर मेटल का अपना कांस्टेंट होता है. अलग-अलग मेटल का अलग-अलग वर्क फंक्शन होगा, अलग-अलग आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. बट यदि हम लेट से हाइड्रोजन ले रहे हैं, हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फिक्स फर्स्ट ऑर्बिट का. क्या? अब इसको तुम ड्रॉ करोगे तो y इक्वल टू mx प्लस c. c नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो y एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा. Here this angle is theta, tan theta is h. So y intercept is, this is y intercept minus 5 or minus h nu naught. This point is nu naught. जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है वो y0, इसको 0 रख दो. y0 तो ये कितना आएगा? न्यू नॉट. वर्क फंक्शन इक्वल टू h न्यू, और वर्क फंक्शन होता है h न्यू नॉट. मतलब मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके बाद ही हमारा ये ग्राफ ड्रॉ करना हम स्टार्ट कर सकते हैं. क्या अभी ये ग्राफ क्लियर है? यस सर. सर सर न्यू नॉट वो x एक्सिस का पॉइंट है, जहां पे x एक्सिस पे कट हो रहा है. मतलब x इंटरसेप्ट, यस. और x इंटरसेप्ट कब डिफाइन होता है? जब y0, y इंटरसेप्ट जब x0. इंटरसेप्ट ना. तो मैं बताता हूं k max से y हमारे लिए इसको 0 रखा. h nu माइनस वर्क फंक्शन, h nu आ गया वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन को लिख दो h nu नॉट. Here work function is h nu naught.
H cancel, nu equal to nu naught. Is that okay? सर Yes, sir. सर ये भी ग्राफ नहीं था वो वीडियोस में? हाँ, इसलिए तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और क्या, मुझे पता है ना ये ग्राफ नहीं था, तुमने बोला इसलिए तुमने ग्राफ ड्रॉ की। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताया, फिर ये बताया, यही तो मेन ग्राफ है हमारे लिए, हमारा तो यही काम है, राइट? इसलिए तो उतना डिटेल में लिखा और तुम्हें लिखने का बोल रहा हूँ। सर टेस्ट में वो आएगा जो 2 वीडियो में था कि जो आज आपने पढ़ा है उतना ही? आज तो मैं तुम्हें जो तुमने वीडियो देखा है ना उसे फास्ट रिवाइज करा रहा हूँ, तुम्हारे डाउट है तो क्लियर कर रहा हूँ, मैं कुछ भी उससे अलग नहीं चाह रहा हूँ। अब आई डोंट नो उसमें कैसे छूट गया है, हो सकता है उन्हें बाद में कराया हो या पहले करा दिया हो, मुझे भी नहीं ध्यान है, वो 1 महीने पहले की बात, तो ये छूट गया था तो मैंने करा दिया, अदरवाइज वो वीडियो को ही तो मैंने, तुमने जो लिखे थे लेक्चर नोट्स वही तो पढ़ाया, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो वीडियो में है उसमें डिफरेंस ये वाला पार्ट है और कुछ नहीं, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर यस, सर मुझे एक डाउट था कि जो ये रहता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सर वो फ्री एटम में होता है क्या? यानी उसमें कोई ग्लास ट्यूब नहीं, सर्किट नहीं, ऐसा सिर्फ एयर में? हो सकता है, बट ऑब्जर्व करना एयर में डेंसिटी जहाँ बहुत कम है मुश्किल होता है, मतलब उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम उसको वैसे देख सकते हो जैसा एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में हुआ था, हवा में एयर में मॉलिक्यूल से एटम से हमने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करवाए थे, आयन बनाया था, वो शॉर्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट वो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुआ था, वो फोटोन से नहीं हुआ था। पॉसिबल है, हो सकता है, इवन पता है तुम काफी बार किसी चीज को, प्लास्टिक को या आयरन जैसे मेटल को हाथ लगाते हो तो एक थोड़ा सा शॉक नहीं लगता है, करंट सा लगता है ना हमें। यस सर, यस। Yes, sir. Sir. हमने कार के गेट को एकदम से खोला तो करंट सा लगता है हमें, और जनरली वो समर सीजन में ज्यादा होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया है तुमने? यस सर। Yes, sir. यस सर। बेसिकली वो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, वो जो समर सीजन में ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा लाइट जो रहती है, ज्यादा रेडिएशन जो होती है वो एब्जॉर्ब करता है मेटल, और इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होकर मेटल की सरफेस पे आता है। जैसे ही हम हाथ लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी में फ्लो, बट वो बहुत Sir, माइनर इफेक्ट होता है। यस, सर आप बोलो फिर। अब तू बोल ले, चल एक काम कर, बोल बोल। सर ये ह्यूमन बॉडी में भी होती है क्या? मतलब अगर किसी ह्यूमन को टच किया तो भी होता है, वो किस केस में होता है, देखो जनरली मैंने अभी स्लीपर पहन रखा है, मैं खड़ा हूँ, स्लीपर पहन रखा है, यदि मैं स्लीपर पहन के खड़ा हूँ तो मेरे बॉडी में वो जनरेट हो सकता है। क्यों जनरेट हो सकता है? मे भी पॉसिबल, इससे थोड़ा फ्रिक्शन आ गया हो कुछ, मतलब मेरे बॉडी पे फोटोन इंजेक्ट नहीं होंगे, बट बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शन और समथिंग एल्स, क्लॉथ के कारण, तो वो मेरे बॉडी पे आ गया हो। अब कोई मुझे टच करेगा तो उससे हो सकता है, बट यदि मैं नॉर्मली ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो फिर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन से जनरेट भी हुए तो वो फ्लो के ग्राउंडेड हो जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। बट यदि कुछ कनेक्टेड नहीं है, जनरली ये फील किया जाता है कि कोई भी चेयर पे बैठा है, स्पेशली प्लास्टिक चेयर पे बैठा है, तो वो फ्लो नहीं होता है, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है उसके, तो इसलिए हमें काफी बार एक दूसरे को टच करते हैं तो करंट लगता है। Yes, sir. Yes, sir. Winter में सर तो फिर वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही रहता है क्या? हाँ, शॉर्ट ऑफ, मतलब अब मैं एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक नहीं बोल सकता, वो फ्रिक्शन के कारण भी जनरेट होता है, मतलब अलग अलग रीजन है इलेक्ट्रॉन चार्ज जनरेट करने के। सर अगर हम वो सिंथेटिक कपड़े पर हाथ रगड़ते तो वो बाल अट्रैक्ट होते हैं। वो फ्रिक्शन, दैट इज नॉट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज फ्रिक्शन, जो बचपन में किया होगा वो स्केल से और फिर वो पेपर को उठाया स्टैटिक होगा। हाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, क्वेश्चन 1, अच्छा यहाँ पे के मैक्स लिखा हो या वी स्टॉपिंग लिखा हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बोथ आर सेम, अभी मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है, मैं बताऊंगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मैं 3 मेटल सरफेस के लिए मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3 ये ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तुम्हें इन तीनों का मुझे कंपैरिजन बताना है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 में कौन कम ज्यादा होगा, फर्स्ट थिंग।
वर्क फंक्शन फॉर मेटल 1, वर्क फंक्शन फॉर मेटल 2, वर्क फंक्शन फॉर मेटल 3, इन तीनों का कंपेयर, एंगल्स का और वर्क फंक्शन, राइट। अगेन थोड़ा सा मैथमेटिकली जाना, ऐसा नहीं रेंडम कुछ भी जवाब दो। y इक्वल टू mx प्लस c, इसका जो इक्वेशन है उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आज क्लास में उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनना चाहिए। एंड टेक योर टाइम अराउंड 1.5 मिनट, उसके बाद ही आंसर जल्दी मत दो। सर वो पैरेलल लाइंस है। हेलो सर। सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर एग्जाम में भी डायग्राम के साथ आएंगे ना क्वेश्चंस इसके देखो लिए? अगेन वी आर नॉट लुकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म थिंग्स कि कल एग्जाम में क्या होगा। अभी हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता ये आएगा या नहीं आएगा, मतलब ग्राफ भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। कॉन्सेप्ट पे हमें सीखना है। तो कल एग्जाम में नो डाउट, बट सिर्फ एग्जाम कल का हो गया और सब कुछ खत्म हो गया ऐसा तो नहीं। आईआईटी देना है हमें तो। सर वो पैरेलल लाइंस है क्या? यार वो पैरेलल लाइंस थे नहीं थे, वो मैंने तुम्हें बता दिया, मतलब तुम्हें एंगल ही बता दिया मैंने। यस सर, हाँ इक्वल पता चल गया था। वो तो तुम्हें प्रेडिक्ट करना था ना। चलो देखो, सबसे पहले एंगल्स पे आते हैं। क्या इसमें स्लोप h होता है? यस सर। क्या अलग अलग मेटल सरफेस के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा सर। चाहिए फिर तो h सेम, tan थीटा सेम, थीटा शुड बी सेम, राइट। यस सर। यस सर। यस सर। आते हैं वर्क फंक्शन पर। वर्क फंक्शन न्यू नॉट न्यू नॉट न्यू नॉट, clear? For the first one, for the second one, for the third one. First का वर्क फंक्शन, सेकंड का वर्क फंक्शन, थर्ड का वर्क फंक्शन, क्या लगता है? न्यू नॉट 1 ज्यादा है, न्यू नॉट 2 ज्यादा है या न्यू नॉट 3 ज्यादा है? सबसे ज्यादा न्यू नॉट किसका है? न्यू नॉट 3। थ्री। न्यू नॉट 3। न्यू नॉट होता है यस सर। यस greater than न्यू नॉट, greater the work function, so 5 maximum 5 1 minimum. वर्क फंक्शन sir. आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग मेटल का अपना अपना हो सकता है, बट प्लैंक्स कांस्टेंट जो सबके लिए सेम। इज दैट ओके नाउ? यस यस सर। Yes, sir. यस सर। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस इज जस्ट वन टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो फिर जो भी होगा हम कर ही लेंगे। सर अगर वो नीचे की तरफ एक्सटेंडेड होते तो उल्टा हो जाता ना? नहीं होता, सेम ही होता। करके देख, y इंटरसेप्ट 1 करके देख तू और फिर बताना मुझे। फिर -1 -2 -3 हो जाएगा ना, तो -3 से ग्रेटर है -2। और -1 क्या होगा? 5 होगा या -5 होगा? देख जरा, y इंटरसेप्ट 5 है, -5 है।
-5. तो माइनस माइनस गए, कैंसिल हो गए। Yes. फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, ये कर्व शो कर रहा है इफ यू आर इंक्रीजिंग द फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी में रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ा रहे हो, फोटोइलेक्ट्रिक करंट सेम है, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये ग्राफ ये शो करता है। यहां से यहां तक यू कैन चेंज वन ऑफ देम विदाउट चेंजिंग अदर। यू कैन चेंज फ्रीक्वेंसी विदाउट चेंजिंग पीईसी। इज इट ओके नाउ? ये ऑलरेडी ड्रॉ किया होगा तुमने। Yes. Yes. ये क्वेश्चन था पीईसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, I1 I2 I3 कौन सा इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे y एक्सिस पर। सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके लिए दिख रहा है, इंटेंसिटी I1 के लिए, इंटेंसिटी I2 के लिए, इंटेंसिटी I3 के लिए। I1. I1 is maximum, I2 then I3 is minimum. Is that okay now? Yes, sir. Yes, sir. क्या इसके अलावा भी, हाँ, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल और था ना टर्म, राइट? उसके अगले लेक्चर में था सर। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं था। स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दूं मैं अभी। Yes, sir. Yes, sir. होप तुमने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो तुम वीडियो लेक्चर देख के लिख लेना कल आज ही रात, क्योंकि मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। Any charge particle Q in potential difference B, negative terminal, positive terminal. Any charge particle Q in potential difference B, can this charge particle will definitely experience certain force because of potential difference. ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अट्रैक्ट होगा, इससे रिपेल होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इट विल गेन सम एनर्जी और इट मे लूज सम एनर्जी। पहले तो मैं गेन बता देता हूँ। स्टेशनरी, क्लियर? पॉजिटिव चार्ज है, इधर अट्रैक्ट होगा, इससे रिपेल होगा, मूव करेगा, कुछ एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी होगी? वो एनर्जी होगी हाफ ऑफ mv स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? q into v, greater the charge greater the kinetic energy gained by the charge particle. जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा रिपल्शन, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। greater the potential difference greater the kinetic energy. तो जितना ज्यादा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्लियर? अब लूज का कैसे होगा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। पॉजिटिव चार्ज, मेरे सामने जो वॉल है वो पॉजिटिव टर्मिनल, मेरे पीछे जो वॉल है नेगेटिव टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं स्टार्टिंग से मूव कर रहा हूं उधर। नाउ यू आर अप्लाइंग सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। आई एम ऑलरेडी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन यू आर अप्लाइंग द पोटेंशियल। अब क्या मुझे वो पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल करेगा? यदि मुझे वो पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल करेगा तो मेरी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। मैं एनर्जी गेन कर रहा हूं या लूज कर रहा हूं? इस केस Losing. एक स्लोप है, उस पे एक बॉल फ्लो हो रही है, नीचे जस्ट रोल हो रही है, मैं उसको और फोर्स लगाता हूँ, ज्यादा वेलोसिटी से नीचे जाएगी या कम से जाएगी? ज्यादा से। ज्यादा। अब मैंने उसको ऊपर, मैंने थोड़ा सा पुश करना उसको ऊपर चालू किया, उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा? यदि वो ऑलरेडी रोल कम होगा। कम होगा। तो हम किस डायरेक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गेन और लूज वर्ड यूज कर लेंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब आते हैं हम, यदि ये Q इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी गेन और लॉस बाय इलेक्ट्रॉन, चार्ज हो गया E, V को हम लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस x वोल्ट, लेट्स से x वोल्ट है। क्लियर? तो ये आ गया x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो ऐसा यूनिट है बट E को हम E रहने देते हैं, तो यहां से एक और नया यूनिट हमारे सामने आ जाता है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? When potential difference is x volt, kinetic energy will be x electron volt. So potential difference x, kinetic energy will be x. Potential difference in volt and kinetic energy in electron volt for any electron is same. मैंने लिखा था ना वहाँ पे kinetic energy या V stopping लिख सकते हैं, तो V stopping stopping potential था, वो भी मैं बताऊंगा stopping मतलब क्या है। तो kinetic energy इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में सेम होते हैं। क्या हमने ये देखा भी? आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एनर्जी आर सेम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यस सर। तो वो यहाँ से आता है। अब क्वेश्चन आता है सर इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? एक E का वैल्यू रख दो SI यूनिट में। E का वैल्यू SI यूनिट में 1.6 10 to the power minus 19। इसको ऑलरेडी SI यूनिट में रखा ही था, तो ये आंसर किसमें आ जाएगा? जूल्स में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल कन्वर्जन यहाँ से आ गया। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तो कितना एनर्जी गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। 1 electron volt. 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 से 100 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट अभी? यस सर। यस सर। सर 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आता है, तो और प्रोटॉन का चार्ज भी, तो उन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? यस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में रिलेशन है। एक इलेक्ट्रॉन का, अच्छा मैं चलो इसको डिफाइन करता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है, जो भी एनर्जी वो गेन करते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जिसका चार्ज E है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम है, इधर प्लस माइनस साइन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन when they are accelerated by 1 volt they gain energy 1 electron। गॉट इट? तो दोनों उन्हीं के लिए तो डिफाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। क्लियर है अभी? चलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज द अपोजिंग पोटेंशियल। यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, हमने यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव बना दिया, अपोज कर दिया। क्लियर? सो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया। पहला तो अपोजिंग पोटेंशियल है। देखो, लेट्स से इनिशियली जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है सर्किट में। अब हमने जब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगाया, क्या जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे उनका अपोज होगा? नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगी क्या? यस सर, sir. रिपेल करेगी। यस। अब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है विद जीरो काइनेटिक एनर्जी और एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है Ke मैक्स है। क्लियर? सो सबसे पहले वो रिपेल, मतलब क्या होगा, जिनका काइनेटिक एनर्जी कम है उन्हें रिपेल करके वो रोक देंगे ऑलमोस्ट, मतलब इतना ज्यादा रिपेल कर देगा, उनका एनर्जी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में सेम हो गया, तो वो रुक जाएंगे बीच में, अब वो इस टर्मिनल तक नहीं आ पाएंगे। यस सर। हम स्लोली इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाते हैं और हम इतना बढ़ा देते हैं कि ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसका 100% रिपल्शन हो जाए, इसको 100% जीरो कर दे। अब जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा था, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था, यदि वो यहाँ से नहीं पहुंच पाएगा तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा क्या सर्किट में हमें? नहीं सर, नहीं मिलेगा। No sir. नहीं सर। उस पोटेंशियल डिफरेंस को कह दिया जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस। स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस वो पोटेंशियल जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जीरो हो गया है, जिसके कारण जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। फिर हमने K मैक्स को क्यों लिखा था कि वी स्टॉप? हाँ, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। हमें कितना काइनेटिक एनर्जी हमें लूज करना है? मैक्स। यदि हमने इसको जीरो कर दिया, इसका मतलब हमने करंट जीरो कर दिया और उसे बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो सबसे फास्ट मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो कर दे, जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जीरो कर दे। तो हमें किसको जीरो करना है? इतना लूज करना है हमें एनर्जी। कैसे लूज होगा? चार्ज इनटू अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन का दोनों का इतना एनर्जी लूज होगा। कितना करना है? Ke मैक्स। चलो, ये कितना होता है? E B स्टॉपिंग। स्टॉपिंग मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस जो सारे इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है। क्लियर? मुझे बताओ, यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, चलो K मैक्स फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E B स्टॉपिंग, ये E कैंसल। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट आ रहा है? यस सर। यस सर। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड था 10 वोल्ट, क्या वही स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है 10 वोल्ट? यस सर। यस सर। यस सर। कौन में है? K मैक्स और V स्टॉपिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गया तो ये V स्टॉपिंग इक्वल हो मैग्नीट्यूड में।
अभी क्लियर है क्या? सर Yes, एक डाउट sir. है। बेसिकली इतना ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी को हमने v स्टॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस किया था, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो, क्या इसके अलावा कुछ और हेडिंग थी उसमें या No, सारा sir. कंप्लीट कर लिया है? No, sir. ओके, कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड किए हैं, तुमने डाउट्स हो तो मैं वो ले लेता हूँ फटाफट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड सर सिर्फ एक क्वेश्चन था। चलो, तो मैं एक दो क्वेश्चन मैं करा दूं क्या फिर? यस सर। यस सर। एक दो क्वेश्चन मैं करा दूं। सर एक्सरसाइज अगेन मैं बोलूं, यदि तुमने वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे ना, एक बार रफ वीडियो लेक्चर देख के वो भी बना लिए होंगे लेक्चर नोट्स, तो शायद आज तुम्हें 100% समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, सिर्फ लिखाया नहीं है, मैंने वो टाइम बचाया है। और एक रफ तुमने पढ़ा होगा, उसके बाद बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। वैसे तो वो वीडियो लेक्चर में भी पूरा डिटेल में पढ़ाया था, उन बच्चों ने। सर एक डाउट था सर, एक सवाल में। बोलो। सर मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का B6 करता हूं। आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। सर यही क्वेश्चन किया था वीडियो लेक्चर। हाँ सर। क्या बोल रहे हो? सर ये क्वेश्चन किया है। अच्छा, एग्जैक्टली यही नंबर के साथ किया है। यस हाँ सर। सर यही। यस सर, सर सिर्फ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट दिया था पोटेंशियल डिफरेंस, इतना ही था। तो मेरे दिमाग में जनरली वही रहता है, तो वही देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, चलो दूसरा करें फिर हम। सर सर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इससे कुछ क्वेश्चंस बन रहे नहीं है मॉड्यूल में से? ट्राई किया, एक आधा बना, बाकी के नहीं बन रहे थे, जो कैलकुलेशन का पार्ट था। तो मैं डाउट्स लूंगा तो बताऊंगा। और कौन से एक्सरसाइज से किए थे बताओ? सर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 और 1 2 दोनों से। पार्ट 2 B6। वो तो मैंने आज एक्सप्लेन कर ही दिया है स्टार्टिंग में। मे कम आउट ऑफ द एट सरफेस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, B6। सुना था ना मैंने, आपसे से एक्सप्लेन किया था, फिर एक बच्चे ने पूछा था तो। यस सर। तू नहीं पूछा था, किसने पूछा था? नहीं सर, मैं नहीं था सर। हाँ तो किया ना। अभी B6 क्लियर है क्या? सर मुझे C और D में डाउट था। तो वही मैंने एक्सप्लेन किया है। सी और डी में डॉक्टर सी में बोल रखा है या तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन आया तो कहीं मैक्स से ही आएगा। ऐसा जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो मैक्सिमम से ही आएगा? तो जीरो से लेकर मैक्सिमम के बीच में कुछ भी ना करेंगे। ओके सर। राइट। सर चलो एक क्वेश्चन करो, पार्ट 1 का 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन।